दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है राम रहीम और दौलत के भूखे भेड़िए। ये राम रहीम कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। पोस्टर तो बहुत ही हॉरर बना रखा है इन्होंने। एक रात जब राम रहीम नाइट शो देखकर घर वापस लौट रहे थे तो एक सुनसान स्थान पर उनकी मोटरसाइकिल ने आगे बढ़ने से जवाब दे दिया। बट 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 ओफो, इस मोटरसाइकिल को भी सुनसान सड़क पर ही नाक मुंह सिकोड़ना था। रोक कर देखो क्या गड़बड़ है। ओ माय गॉड, पेट्रोल खत्म है। लेकिन टंकी तो हमने सुबह ही फुल कराई थी और आज ज्यादा घूमे फिरे भी नहीं है। फिर लगता है किसी ने सिनेमा हॉल के स्टैंड पर ही पेट्रोल की सफाई की होगी। हो सकता है, लेकिन अब हमारे लिए मुश्किल पैदा हो गया है। यहाँ तो किसी भी किस्म की सवारी मिलने की उम्मीद नहीं है। राम भैया, मैं तो सोच रहा हूँ कि अक्सर हमारे साथ ऐसा ही क्यों होता है कि जब भी हम नाइट शो देख कर लौट रहे होते हैं तभी या तो हमारे साथ कोई ना कोई घटना घट जाती है या फिर गाड़ी अथवा मोटरसाइकिल खराब हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें अंकल और आंटी की डांट खानी पड़ती है या फिर अपराधियों के लात और गुस्से। मेरा अब तक का अनुभव यही कहता है कि ऐसा मात्र संयोग से नहीं होता, बल्कि इसके पीछे कुदरत का भी हाथ होता है। तुमने देखा होगा कि ऐसे अवसर पर वह किसी न किसी नई घटना से हमारा सामना कराती आई है। हाँ, वो तो क्या आज भी शायद। अरे वह देखो, कोई गाड़ी आ रही है। हाँ, उसे लिफ्ट लेने की कोशिश करें। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि ऐसे मौके और सुनसान स्थान पर वह हमें लिफ्ट देगा। अचानक बड़े जोरों से बिजली कड़की, कड़कड़ाओ। अरे अचानक मौसम कैसे खराब हो गया? अभी तक तो आसमान बिल्कुल साफ था। मुझे एक बार फिर किसी नई घटना से दो चार होने की संभावना नजर आ रही है। तभी बिजली पुनः कड़की और उसका प्रकाश आने वाली गाड़ी पर पड़ा। वाह राम भैया, वह गाड़ी तो एक टैक्सी है। हाँ शुक्र है, अब हम आराम से घर पहुंच जाएंगे। टैक्सी के उनके निकट पहुंचते ही मूसलाधार बारिश आरंभ हो गई। टैक्सी ची ची ची, हमें बेंगलोर रोड जाना, चलोगे? अवश्य साहब, बैठिए, बैठ जाइए। राम रहीम के पिछले सीट पर बैठते ड्राइवर ने टैक्सी आगे दौड़ा दी। राम भैया, आज तुम्हारी शंका निर्मूल साबित हुई। इस बार हमारे साथ कोई घटना नहीं घटी और आसानी से हमें सवारी भी मिल गई। ठीक है, तो कभी कभी संदेह व्यर्थ भी साबित होता है, लेकिन फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी हम घर नहीं पहुंचे हैं। साहब, आप दोनों राम रहीम ही है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? आप दोनों की तस्वीरें मैं अनेक बार अखबारों में देख चुका हूँ और आपके बहुत से यादगार कारनामे भी पढ़े हैं मैंने। ओह भाई, तुमने तो एक बार को मैं चकरा ही दिया था। अचानक राम खिड़की से बाहर नजरें दौड़ाते हुए चौंका। अरे ड्राइवर, या तुम हमें किस रास्ते से ले जा रहे हो? यह तो बेंगलोर रोड जाने का मार्ग नहीं है। आपके मार्ग पर जो पुलिया पड़ती है उस पर अब तक पानी चढ़ गया होगा, इसलिए दूसरे मार्ग से ले जा रहा हूँ। ओह, यह तो मैं भूल ही गया था। कुछ देर बाद सहसा गर्र। क्या वो ड्राइवर, गाड़ी धीमी कैसे कर दी? मैंने नहीं की साहब, बल्कि अपने आप हो गई है। शायद कोई खराबी आ गई है। आप लोग आराम से बैठे, मैं खराबी मालूम करता हूँ। ठीक है। ड्राइवर नीचे उतरकर इंजन चेक करने लगा। कुछ पता चला ड्राइवर की क्या खराबी आई है? नहीं साहब, कुछ पता नहीं चल रहा। पहले हमारी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हुआ, अब यह टैक्सी। क्या यह सब मात्र संयोग है अथवा राम की धारणा सत्य होने जा रही है? साहब, पता नहीं खराबी ठीक करने में कितना समय लग जाए। यदि आप लोग चाहे तो पास के गेस्ट हाउस में जाकर आराम कर सकते हैं। गाड़ी ठीक होते ही मैं आपको बुला लूंगा। वह तो ठीक है, लेकिन इस अंधेरे में हम गेस्ट हाउस तक कैसे पहुंचेंगे? इस सुनसान स्थान पर गेस्ट हाउस, क्या वास्तव में? ओह नो साहब, आप यह टॉर्च ले जाइए। फिर तुम गाड़ी ठीक कैसे प्रूफ करोगे? मेरे पास गैस लालटेन है, मेरा काम उससे चल जाएगा। फिर ठीक है, आओ रहीम। गेस्ट हाउस उस तरफ पेड़ों के पीछे है। वह वहां आपको हर सुविधा मिल जाएगी। चौकीदार से कह दीजिए, वह आपको क्या एक कमरा खोल देगा। ठीक है, आओ रहीम। राम रहीम अनदेखे गेस्ट हाउस की ओर चल दिए। कटकड़ाक। राम भैया, मुझे तो तुम्हारा खास सही होता दिखाई दे रहा है। हा हा हा, तुम्हारे विचार बड़ी जल्दी बदल जाते हैं रहीम। कटकड़ाक। वह गेस्ट हाउस, लेकिन यहाँ तो अंधेरा छाया हुआ है, जबकि ड्राइवर के अनुसार यहाँ चौकीदार होना चाहिए और कम से कम कुछ तो रोशनी होनी चाहिए। कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन हो सकता है बिजली चली गई हो। भगवान ही जाने क्या बात होगी। मुझे तो संदेह है कि ऐसे बियाबान स्थान पर बने गेस्ट हाउस में कोई चौकीदार भी मौजूद होगा। कड़। चौकीदार चौकीदार, अरे कोई यहाँ है? मुझे तो नहीं लगता यहाँ कोई है। शायद चौकीदार भीतर सो रहा है। इतनी रात गई, वह जाकर भी क्या करेगा? आओ देखते हैं।
अचानक, अरे रहीम, वह देखो शायद लाइट का स्विच है, जरा ऑन करके करके तो देखना। अच्छा। रहीम ने जैसे वह स्विच ऑन किया, वह स्थान प्रकाश से ना उठा। वाह, यहाँ तो बिजली है। मेरे विचार से चौकीदार जरूर किसी कमरे में सो रहा होगा। आओ देखते हैं। फिर दोनों गेस्ट हाउस का एक एक कमरा चेक करने लगे। राम भैया, क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि तमाम कमरों के दरवाजे खुले हुए हैं, किसी में भी ताला नहीं लगा हुआ है, यहाँ तक कि किचन में भी नहीं। हाँ, यह बात निश्चित रूप से गौर करने वाली है। वैसे यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा मौजूद है। यह देखो, टेलीफोन भी रखा है। कई कमरों को छानने के बाद जब उन्होंने एक अन्य कमरे में पहुंचकर स्विच दबाया, राम भैया, ओह ओह, आखिर कुदरत का चक्कर हमारे साथ फिर चल गया। तुमने एक बात नोट नहीं की रही, लाश उसी टैक्सी चालक की है। ध्यान से देखो, कपड़े, मूछें आदि बिल्कुल वही। यह कैसे संभव हो सकता है राम भैया? उसे तो हम टैक्सी के पास छोड़कर आए थे, फिर वह इतनी जल्दी यहाँ आकर फांसी लगाकर कैसे आत्महत्या कर सकता है? वो, इस बात पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तभी वहां से उठती तेज दुर्गंध के कारण दोनों को अपनी नाक पर रुमाल रखने पड़ गए। वो भी यहाँ से कितनी दुर्गंध उठ रही है, मेरे दिमाग की तो नसें फटी जा रही है। यह दुर्गंध इसी लाश से उठ रही। बाहर चलो, बाहर निकल कर। राम भैया, तुम कह रहे थे कि दुर्गंध उसी लाश से निकल रही है, लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है? यदि यह मान भी लिया जाए कि उस टैक्सी चालक ने हमसे पहले यहाँ पहुंचकर किसी वजह से आत्महत्या कर लिया है, तो अब सवाल यह पैदा होता है कि लाश इतनी जल्दी सड़ कैसे गई? यह कि तुमने अक्लमंदी की बात, मैं खुद भी यही सोचता था, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मामला कुछ और है। लाश से उठते दुर्गंध से मालूम साफ हो जाता है कि लाश कम से कम 24 या 36 घंटे पुरानी है। यानी तुम यह कहना चाहते हो कि उस व्यक्ति ने आत्महत्या 1 या 1.5 दिन पहले की है? बिल्कुल। यानी वह लाश उस टैक्सी ड्राइवर की नहीं है। मुझे विश्वास है। तुम उस ड्राइवर की शक्ल का उस लाश की शक्ल से मिलना क्यों मायने रखता है? क्या यह मात्र संयोग है? मैंने कहा ना डेम कि मुझे यह चक्कर कुछ और ही लग रहा है। जरा सोचो, उस लाश का कद, बुत व शक्ल आदि टैक्सी ड्राइवर से मिलना जुलना, और टैक्सी ड्राइवर का हमें इस मार्ग से लाना, और ठीक इसी गेस्ट हाउस के सामने टैक्सी का खराब होना, क्या मात्र संयोग हो सकता है? यानी तुम यह कहना चाहते हो कि यह सब कुछ एक सोची समझी स्कीम के अंतर्गत किया गया है? विश्वास के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा संदेह है। यदि वह लाश टैक्सी ड्राइवर के हमशक्ल भाई अथवा संबंधी की हुई, तो मुझे विश्वास है कि यह मामला आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का होगा, और इस हत्या के षड्यंत्र में उसका भी हाथ होगा, और मुझे इस षड्यंत्र की पूरी जानकारी होगी। राम भैया, मुझे तुम्हारे विचार कुछ कुछ जमे नहीं। क्यों? इसलिए कि यदि यह हत्या का मामला है तो सवाल यह उठता कि फिर ड्राइवर सब कुछ जानते बुझते भी हमें यहाँ क्यों लाया? और दूसरे, यदि ये आत्महत्या का मामला है और इस विषय में वह सब कुछ जानता है, तो बजाय पुलिस को फोन करने के या बुलाने के वह हमें यहाँ क्यों लाया? तुम्हारे तर्क में दम है, और यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि सिनेमा से लौटते समय हमारी मोटरसाइकिल पर एक सुनसान स्थान पर पेट्रोल खत्म हो जाने के कारण रुक गई, और फिर उसी वीराने स्थान पर एक टैक्सी आती है जहाँ किसी ड्राइवर को सवारी मिलने की उम्मीद नहीं होती, और वह हमें निर्धारित मार्ग से घर न ले जाकर बहाना बनाकर दूसरे मार्ग से ले जाता है, और सी टैक्सी ठीक इसी गेस्ट हाउस के सामने आकर खराब होती है, जहाँ एक लाश के अलावा कोई भी नहीं। और यह भी ध्यान देने योग्य है कि गेस्ट हाउस के बारे में हमें पता नहीं था, उस साधारण से टैक्सी ड्राइवर को पता था। साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि वह लाश उसके हम शक्ल की है। ओह, अब कहो कि यह सब कुछ मात्र संयोग हो सकता है? हरगिज नहीं। अब तो मुझे भी इस मामले में जबरदस्त षड्यंत्र की बू आने लगी है। मैं तुरंत टैक्सी ड्राइवर की टोल लेनी चाहिए। चलो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि वह अब हमारा इंतजार कर रहा होगा। अभी मालूम हो जाएगा। सिगरी कड़कड़ाक। राम भैया, टैक्सी तो खड़ी है। हाँ, लेकिन टैक्सी देखना यह है कि उसमें ड्राइवर भी मौजूद है या नहीं। टैक्सी के निकट पहुंचे पर कड़कड़ाक, वो ड्राइवर मौजूद है। आइए बैठे साहब, गाड़ी ठीक हो गई है। मैं आप लोगों को ही बुलाने जा रहा था। कमाल है, क्या इसे कुछ नहीं मालूम? आप लोग मुझे इस तरह ठुकर ठुकर क्यों देख रहे हैं साहब? आइए बैठे, ज्यादा भीगने से आप बीमार भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन गाड़ी तुम तभी चलाना जब हम कहें। बहुत अच्छा साहब। गाड़ी के भीतर बैठते राम ने अपने गुप्त जेब से रिवॉल्वर निकालकर ड्राइवर की गर्दन के साथ छटा दिया। सुनो ड्राइवर, यदि तुम वक्त से पहले मरना नहीं चाहते तो मेरे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर देना, वरना हा हा हा,
मैं जानता हूँ राम साहब कि आप मुझसे क्या प्रश्न करेंगे। कड़कड़ा। सबसे पहले आप मेरा नाम पूछेंगे, उसके बाद पूछेंगे कि गेस्ट हाउस में जो लाश टंगी है वह किसकी है और उससे मेरा क्या संबंध है, और फिर उसकी हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की है और उससे मेरा क्या हाथ है। फिर आप लोग यह पूछेंगे कि मैं आप लोगों को यहाँ योजना अनुसार लाया हूँ या नहीं, और आपको यहाँ लाने में मेरा क्या उद्देश्य था। क्यों साहब, होंगे ना आपके इसी तरह के प्रश्न। हाँ, यही प्रश्न हम तुमसे करना चाहते थे। अब इन प्रश्नों के जवाब भी चुपचाप दे डालो। तो जवाब भी सुनिए। मेरा नाम प्रताप सिंह है और गेस्ट हाउस में जो लाश टंगी है वह मेरी है। क्या क्या बकते हो? मैं ठीक कह रहा हूँ साहब, और आपको यह भी बता दूं कि मैंने आत्महत्या नहीं की बल्कि मेरी हत्या की गई है। किसने की तुम्हारी हत्या? और यदि तुम्हारी हत्या हो चुकी है तो फिर तुम जीवित कैसे हो? राम भैया, इसकी बातों में मत आओ, यह हमें मूर्ख बना रहा है। हमें इसे पुलिस स्टेशन ले चलना चाहिए। यदि मेरी बात सुनने के बाद आप मुझे पुलिस स्टेशन ले चलना चाहें तो वहां भी ले जा सकते हैं। रहीम, इसे अपनी बात कहने दो, उसके बाद तय करेंगे कि इसकी बातों पर विश्वास किया जाए या नहीं। ठीक है ड्राइवर, कह डालो अपनी बकवास। तो सुनिए, मेरी हत्या तभी दूर किसी घड़ियाल ने भोर के 4 बजने की सूचना दी। टन टन। ओ नहीं, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहर सकता। कहने के साथ ही ड्राइवर प्रताप सिंह ने द्वार खोला और नीचे उतरकर तेजी के साथ गेस्ट हाउस की ओर भागता चला गया। मैं कहता हूँ रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा, लेकिन प्रताप सिंह को रुकता न देख राम रहीम भी टैक्सी से नीचे उतरकर उसके पीछे दौड़ पड़े। कड़कड़ा, धाए धाए। परंतु गोलियां का या तो प्रताप सिंह पर प्रभाव नहीं पड़ा था या फिर गोलियां उसे लगी ही नहीं थी। अतः गेस्ट हाउस में प्रविष्ट और राम रहीम की नजरों से गायब हो गया। क्या सचमुच मेरा निशाना चूक गया था? कम वक्त बचकर कहाँ जाएगा। और राम भैया, चल कर उसकी तलाश करते हैं। लेकिन गेस्ट हाउस का चप्पा चप्पा छाने के बावजूद ड्राइवर प्रताप सिंह का कोई पता नहीं चला। अब आओ इंस्पेक्टर अंकल को फोन करते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही यह बता सकेगी कि यह मामला हत्या का है या आत्महत्या का। दोनों टेलीफोन वाले कमरे में पहुंचे और राम उस पुलिस स्टेशन के नंबर मिलाने वाला लगा जहां उनके परिचित इंस्पेक्टर शर्मा नियुक्त थे। कर सत्यानाश हो, आज की पिक्चर का सारी रात खराब कर दी और अब पता नहीं और किन किन जमलों का सामना करना पड़ेगा। उधर पुलिस स्टेशन में, साहब मेरी टैक्सी चोरी हो गई है। कहाँ से, कब और क्या नंबर है तुम्हारी टैक्सी का? मेरी टैक्सी का नंबर है DLY 3432 है साहब, और चोरी लगभग 1 बजे के करीब रॉक्सी सिनेमा के पास से हुई है। तुम कहाँ थे उस वक्त? मैं सो छुटने के कुछ देर पहले ही पेट में गड़बड़ होने के कारण टॉयलेट चला गया था साहब। क्या तुम्हें किसी पर संदेह है? हो सकता है तुम्हारी किसी जान पहचान वाले ने यह चोरी या शरारत की हो। नहीं साहब, मुझे किसी पर संदेह नहीं है। उस समय तो वहां मेरा कोई जान पहचान वाला भी नहीं था। तभी ट्रेन 1 मिनट ठहरो। हेलो इंस्पेक्टर शर्मा हियर। अंकल, मैं राम बोल रहा हूँ। वो तुम? कहो भाई, आज इतने सवेरे सवेरे तुम्हारे आँख कैसे खुल गई? खैरियत तो है ना? आँख आस लगी कहाँ थी अंकल जो खुलती? मैं और रहीम तो पूरी रात नहीं सोए। क्या मतलब? आप जल्द से जल्द सुभाष रोड से बाई और घूमकर कब्रिस्तान वाली सड़क पर आगे चलकर बने गेस्ट हाउस में आ जाइए, फिर आपकी समझ में सारा मतलब आ जाएगा। और ठीक है, मैं भी पहुंच रहा हूँ। क्या कि शर्मा ने रिसीवर क्रेडिट पर रख दिया। सुनो, तुम अपनी FIR उधर कमरा नंबर 2 में दर्ज करा दो। तुम्हारी टैक्सी मिलते तुम्हें सूचित कर दिया जाएगा। जी बहुत अच्छा साहब। फिर कुछ क्षणों बाद इंस्पेक्टर शर्मा की जीप गेस्ट हाउस की ओर उड़ी चली जा रही थी। वहां क्या चक्कर हो सकता है? इतना तो तय कि मामला साधारण नहीं होगा, वरना राम रहीम मानी जाते होते। लगभग 15 मिनट बाद, बस ड्राइवर गाड़ी रोक दो। जीप से उतरते इंस्पेक्टर शर्मा की नजर टैक्सी की नंबर प्लेट पर पड़ी तो वह चौंक कर उछल पड़ा। है DLY 3432? यह तो उसी ड्राइवर की टैक्सी जिसने अभी अभी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। लेकिन टैक्सी के होने का क्या मतलब है? क्या राम रहीम ने इसके चोर को पकड़ लिया है या फिर कोई और ही गड़बड़ है? हरिराम, तुम इसी टैक्सी के पास ठहरो। जी साहब। बाकी तुम सब मेरे पीछे आओ। फिर गेस्ट हाउस के कंपाउंड में पहुंचने पर, हेलो अंकल, हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स। कहो भाई, क्या चक्कर है? बाहर खड़ी DLY 3432 नंबर की चोरी हुई टैक्सी और तुम्हारी यहाँ पर मौजूदगी मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजा रही है। क्या कहा? वह टैक्सी चोरी की है? हाँ, अभी कुछ देर पहले थाने में उसे टैक्सी के चोरी हो जाने की रिपोर्ट दिखाई गई है। लेकिन तुम चौंके क्यों?
बात ही कुछ ऐसे अंकल, आप भी सुनेंगे तो चकरा कर रह जाएंगे। आइए भीतर चले, फिर मैं आपको सारी बात बताऊंगा। सब कुछ सुनकर काफी विचित्र व अजीबोगरीब कहानी सुनाई है तुमने। अंकल यह कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। खैर लाश कहाँ है? हम उसी कमरे की ओर चल रहे हैं। लाश वाले कमरे में पहुंचकर उप यहाँ तो बहुत दुर्गंध है, लाश काफी सड़ चुके हैं। हाँ कम से कम 1 2 3 पुरानी तो होगी। कौन किस कमरे में है? दाई और की गैलरी के बिल्कुल आखिर में रहीम दिखा देगा। हवलदार राम सिंह, तुम रहीम के साथ जाकर फोटोग्राफर और एम्बुलेंस के लिए फोन कर दो। यस सर। जब हवलदार रहीम के साथ वहां से चला गया तो शर्मा देव भी दुर्गंध के कारण कमरे से बाहर निकल आए। राम, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि ड्राइवर प्रताप सिंह की शक्ल व अद्भुत उस लाश से मिलता जुलता था और वह ठीक 4 बजते इस गेस्ट हाउस में आ चुका था? मेरी आंखों और दिमाग ने आज तक धोखा नहीं खाया अंकल। मैंने आपसे जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक है। फिर तो ऐसा कुछ कोई भूत है मामला लगता है। खैर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से हकीकत सामने आ जाएगी। सुनो जवानों, तुम सब पूरे गेस्ट हाउस को चेक करो। जी साहब। सिपाही गेस्ट हाउस का चप्पा चप्पा छाने लगे। रहीम हवलदार राम सिंह के साथ फोन करके वापस लौट आया। कुछ देर बाद ही फोटोग्राफर व एम्बुलेंस भी आ गई। इंस्पेक्टर शर्मा के निर्देश पर फोटोग्राफर विभिन्न कोणों से लाश की फोटो उतारने लगा। उसके बाद लाश को नीचे उतरवाकर इंस्पेक्टर शर्मा उसके कपड़ों की तलाशी लेने लगा। सिगरेट से पेपर्स मिला इसकी जेब में, जरा खोल कर देखिए। इंस्पेक्टर शर्मा ने पर्स खोलकर एक मेज पर उलट दिया। उसमें 50 रुपए और कुछ रेजगारी के अलावा एक कागज पर किसी का पता लिखा था। रमेश त्यागी, 21/2 चांदबाग। शायद हमें इस पते से इस मृत व्यक्ति के बारे में पता चल जाए। हाँ उम्मीद तो की जा सकती है। तभी सब पूरे गेस्ट हाउस में मैं कोई व्यक्ति नहीं मिला। शायद प्रताप सिंह किसी दूसरे मार्ग से यहाँ से निकल गया। फिर यहाँ रुकने की कोई जरूरत न जानकर इंस्पेक्टर शर्मा ने लाश वाले कमरे को सील करवा दिया और गेस्ट हाउस में 2 सिपाहियों को तैनात कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। और राम नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूं, वरना यहाँ से तो इस समय तुम्हें कोई सवारी नहीं मिलेगी। थैंक यू अंकल। सड़क पर पहुंचकर, तुम में से कोई कार चलाना जानता है? जी साहब मैं जानता हूँ। अब बारिश थम चुकी थी। ठीक है, तुम दोनों को टैक्सी में लेकर थाने चले जाओ, मैं राम रहीम को छोड़कर वहीं पहुंचता हूँ। जी साहब। फिर इंस्पेक्टर शर्मा राम रहीम को लेकर उनके घर की ओर चल पड़ा और सिपाही टैक्सी में बैठकर थाने की ओर चल पड़े। इंस्पेक्टर शर्मा ने राम रहीम को उनके घर के पास उतार दिया। उस समय भोर की किरणें चारों तरफ फैल चुकी थी। अच्छा भैया मैं चलता हूँ। ठीक है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से हमें अवगत कराना न भूलेगा। ओके। और रहीम, लेकिन जैसे राम रहीम घर के भीतर दाखिल हुए, मैं पूछती हूँ आखिर तुम दोनों रात भर कहाँ गायब रहते हो? आ गई शामत। यह घर है या सराय? क्या समझ रखा तुम दोनों ने मुझे? क्या मैं इस घर की नौकरानी जो रात भर जाग जाकर तुम्हारे आने का इंतजार करती रहूं? सॉरी मम्मी, हमारी वजह से आपको रात भर जागना पड़ा। दरअसल फिल्म देखकर वापस लौटते समय हमारे साथ घटना ऐसी घट गई थी कि हम घर नहीं पहुंच सके। कहकर राम ने राधा को सारी बात बता दी। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं आता। राम भैया ठीक कह रहे हैं आंटी, यदि विश्वास नहीं होता तो इंस्पेक्टर शर्मा को फोन करके पूछ लीजिए, वही हमें घर छोड़कर गए हैं। ठीक है, जाओ जाकर आराम करो, तुम दोनों की आंखें लाल हो रही है। थैंक यू मम्मी, शुक्र आसानी से जान छूट गई। फिर राम रहीम अपने कमरे में पहुंचकर जो बिस्तर पर पड़े खर्र और सो गए। शाम से पहले उनकी आंख नहीं खुली। लो बिटवा, गर्मा गर्म कॉफी पी लो। ओ हाँ। समय क्या हुआ रामू काका? 5 बजते रही बिटवा। ओ हम इतनी देर तक सोते रहे? हाँ बिटवा। कहकर रामू काका वहां से चले गए। रहीम जल्दी से कॉफी खत्म करो और तैयार हो जाओ। क्यों, कहाँ चलने का इरादा है? हम शर्मा अंकल के पास चलेंगे, उनसे मालूम करेंगे कि लाश के पास से जो पता मिला था वह किसका और वहां से क्या जानकारी मिली। यह बात उनसे टेलीफोन कर भी पूछी जा सकती है। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम भी एक बार उस पते पर होकर आए। चलो फटाफट तैयार हो जाओ, लौटते समय हम अपनी मोटरसाइकिल भी लेते आएंगे। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। तैयार होने के बाद, मम्मी हम जरा घूमने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन डिनर तक घर पहुंच जाना। कोर्ट से बाहर निकलकर उन्होंने एक टैक्सी पकड़ी और पुलिस स्टेशन की ओर चल दिए। कुछ देर बाद
अंकल क्या आप उस पते पर गए थे? तो गेस्ट हाउस में मिली लाश से मिला था, बस जाने की तैयारी कर रहा था। अंकल यदि आपको बुरा न लगे तो हमें भी साथ ले चलिए। अरे भाई इसमें बुरा माने क्या बात है, अब मुझे तो खुशी होगी, आओ चलें और जल्दी। अंकल क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं हुआ कि गेस्ट हाउस की देखभाल के लिए वहां कोई नौकर या चौकीदार नहीं था? बिल्कुल हुआ था, इसलिए तो ड्यूटी पर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले वहां के बारे में जानकारी हासिल की थी। फिर क्या मालूम हुआ? चूंकि वहां लोग कम ही ठहरते हैं इसलिए वहां सिर्फ एक चौकीदार और एक नौकर को रखा गया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि दोनों ही व्यक्ति 3 दिन पहले से ही बिना कुछ सूचित किए गायब है। ओह, क्या आपने उनके बारे में खोजबीन नहीं की थी? वे दोनों अपने अपने घरों में भी नहीं है और उनके घर वालों का यही कहना कि वे गेस्ट हाउस में ही है। ओह, कमाल है, यह केस तो लगातार उलझता ही जा रहा है। हाँ, अब एक ही सूत्र हमारे हाथ में है और वह लाश की जेब से मिला पता। कुछ देर बाद जीप जिस पते पर जाकर रुकी वह एक शानदार बंगला था। इस बंगले को देखकर तो लगता है कि मृतक कोई मामूली हस्ती का आदमी नहीं था। ठीक कहते हो, आओ भीतर चलते हैं। क्या मिस्टर भार्गव अंदर है? जी साहब, हम उनसे मिलना चाहते हैं। आइए मेरे साथ। वैसे उनकी तबीयत ठीक नहीं है। नौकर ने उन्हें मिस्टर भार्गव से मिलाया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है इंस्पेक्टर, यदि आप बुरा न माने तो मुझे जरा जल्दी फारिग कर दे। अवश्य मिस्टर भार्गव, जरा इस फोटो को देखकर बताइए कि क्या आप इसे जानते हैं? अरे यह तो मेरे पार्टनर प्रताप सिंह की फोटो है। क्या क्या बात है इंस्पेक्टर, आप मुझे यह फोटो क्यों दिखा रहे हैं? खैरियत तो है ना? खैरियत होती तो फिर हम यहाँ क्यों आते मिस्टर भार्गव? क्या आप बता सकते हैं मिस्टर प्रताप सिंह कहाँ मिलेंगे और वे कहाँ रहते हैं? प्रताप सिंह तो 3 दिन पहले बिजनेस के सिलसिले में मुंबई गए हैं। लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर? एक गेस्ट हाउस में कल रात हमें उनकी लाश मिली है। ओ नो, यह सब कैसे हुआ इंस्पेक्टर? फिलहाल मैं ज्यादा कुछ तो आपको नहीं बता सकता। हाँ, अब तक के हालात तो यही कहते हैं कि उन्होंने आत्महत्या की है। नामुमकिन, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। प्रताप सिंह कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। इस विश्वास का आधार मैं उसकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ इंस्पेक्टर। फिर आत्महत्या करने का कोई कारण भी तो होना चाहिए। 3 दिन पहले मैंने उसे बिल्कुल नॉर्मल देखा था। यदि उसे कोई परेशानी होती या उसी किसी से कुछ कहा सुनी हुई होती तो वह मुझसे जरूर कहता। वह मुझसे कुछ नहीं छिपाता था। अच्छा मिस्टर भार्गव, क्या आप मुझे उनके परिवार के बारे में कुछ बताएंगे? उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी है और एक साला अशोक जो उनके साथ रहता है और वह हमारे बिजनेस में भी हाथ बटाता है। अशोक और उसकी पत्नी के साथ प्रताप सिंह के बहुत ही मधुर संबंध है। हाँ, यह दूसरी बात है कि वह उनकी दूसरी पत्नी है। ओह, क्या रामजी को मिलने वाला टैक्सी ड्राइवर वास्तव में कोई भूत था? प्रताप सिंह ने आत्महत्या की थी या उसकी हत्या हुई थी? रामजी और शर्मा को प्रताप सिंह के पार्टनर मिस्टर भार्गव से क्या जानकारी मिली? गेस्ट हाउस के चौकीदार नौकर हरी सिंह और पैदलाल का क्या हुआ? वे कहाँ गायब हो गए थे? क्या टैक्सी ड्राइवर का भूत दोबारा राम रहीम से मिला? तो दोस्तों का अगला पार्ट है राम रहीम और भूत का आतंक। ये फाइनल पार्ट है, तो इन सारे सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे। कॉमिक्स अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में।